और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देखने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में आज सबसे पहले बात अमेरिका में बाइडेन के शपथ ग्रहण की। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से सितारे परफॉर्म करने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण से पहले समर्थकों से बाइडेन की टीम ने क्या अपील की है, देखते हैं टॉप 9 वेलकम बाइडेन। अमेरिका में आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह है। साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वॉशिंगटन में चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। पहली बार 25,000 अमेरिकी सैनिकों की वॉशिंगटन में तैनाती की गई है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण की सुरक्षा में तैनात 12 नेशनल गार्ड्स को समारोह की ड्यूटी से हटा दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ था कि नेशनल गार्ड्स के संबंध दक्षिणपंथी समूह से हैं। खुलासे के बाद तत्काल इन गार्ड्स को कैपिटल बिल्डिंग की सुरक्षा से हटा लिया गया। पहले ये आशंका जताई गई थी कि शपथ ग्रहण के दौरान बाइडेन पर हमला हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल और उसके आसपास के इलाके पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और व्हाइट हाउस को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। व्हाइट हाउस के बाहर 8 फीट ऊंचे लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं। कैपिटल बिल्डिंग के आसपास भी बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही को रोक दिया गया है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में बाइडेन के समर्थक और पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगीत गाएंगी। सिंगर और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगी। बाइडेन के शपथ के बाद अभिनेता टॉम हैंक्स 90 मिनट की टेलीविजन परफॉर्मेंस देंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाइडेन की टीम ने समर्थकों से वॉशिंगटन आने से बचने के लिए कहा है। समर्थकों से अपील की गई है कि वो घर बैठकर ही टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखें। शपथ ग्रहण के लिए परेड मार्ग के साथ बनाए गए व्यूइंग स्टैंड को नीचे ले जाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 लोग सामने बैठे होंगे। पहले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख टिकट दिए जाते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 1000 टिकट दिए गए हैं। इसलिए इस बार शपथ ग्रहण समारोह में चुनिंदा लोग ही शामिल हो पाएंगे। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक सैनिकों की परेड होती थी, लेकिन इस बार ये परेड पूरे अमेरिका में वर्चुअल रूप में होगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके जीवन साथियों को अमेरिकी सैनिक व्हाइट हाउस ले जाएंगे। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वागत में सेना के बैंड और ड्रम बजाए जाएंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया जाएगा। अमेरिकी एजेंसियों को आशंका है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दिन ट्रंप समर्थक हंगामा कर सकते हैं। इसे देखते हुए अमेरिका के सभी 50 राज्यों की राजधानी में कड़ी सुरक्षा की गई है। राज्यों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। और आज बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर कहां रहेंगे ट्रंप? विदाई भाषण में ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से क्या अपील की, देखते हैं टॉप 9 ट्रंप की विदाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसका ऐलान ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। आज होने वाले विदाई समारोह के बाद ट्रंप फ्लोरिडा चले जाएंगे। 1869 के बाद ऐसा करने वाले ट्रंप पहले राष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विदाई दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उनकी विदाई समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। इसके लिए ट्रंप के करीबी लोगों से विदाई समारोह में शामिल होने की अपील की गई है। ट्रंप चाहते हैं कि उनका विदाई समारोह भव्य और शानदार हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस राष्ट्रपति ट्रंप के विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद ट्रंप और पेंस के बीच संबंध खराब हुए हैं। ट्रंप चाहते थे कि कांग्रेस की बैठक में पेंस राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को मान्यता न दें, लेकिन पेंस ने ऐसा नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई समारोह में कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने देश को किसी नए युद्ध में नहीं झोंका। ट्रंप ने कहा कि हमारी नीतियों के कारण मिडिल ईस्ट में कई शांति समझौते हुए। ट्रंप ने कहा कि उनका कार्यकाल शांति और विकास के लिए याद किया जाएगा। अपने विदाई भाषण में ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से जो बाइडेन सरकार की सफलता के लिए प्रार्थना करने की अपील की। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यकाल में पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बना और आज पूरी दुनिया चीन के खिलाफ कमर कस खड़ी है। ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में 6 जनवरी को हुई कैपिटल हिल हिंसा की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुआ हमला हर उस चीज पर हमला था जिस पर अमेरिका गर्व करता है। ट्रंप ने कहा कि ऐसी हिंसा को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी सीनेट ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैककोनेल ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। मैककोनेल ने कहा कि ट्रंप ने चुनाव परिणाम को लेकर लगातार झूठ बोला और अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के आखिरी दिन आज करीब 100 लोगों को माफी देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की क्षमादान लिस्ट में सफेद पोश अपराधी और दूसरे अपराधी शामिल हैं। वहीं खबर है कि ट्रंप अपने 2 करीबियों रूडी गिuliani और स्टीव बैनन को कानूनी माफी नहीं देंगे।
6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के मामले में अमेरिकी एजेंसी ने एक और अहम गिरफ्तारी की है। एजेंसियों ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कांग्रेस अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के दफ्तर से लैपटॉप चोरी करके ले गया था। FBI ने आशंका जताई थी कि इस शख्स ने पेलोसी का लैपटॉप रूसी एजेंसियों को बेचने की कोशिश की थी। और ईरान ने अब कहां किया युद्धाभ्यास? अमेरिका को घेरे के लिए कैसा गठबंधन बना रहा है ईरान? ट्यूनेशिया में क्यों नहीं थम रहा है हंगामा? देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में ये सारी खबरें। ईरान की सेना ने एक बार फिर युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई है। इस युद्धाभ्यास में ईरान की स्पेशल फोर्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंक शामिल हुए। युद्धाभ्यास में ईरान ने अपनी फौज की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास में शामिल फाइटर जेट्स ने टारगेट पर बमबारी की तो आर्टिलरी ने टारगेट पर गोले बरसाए। पिछले 2 हफ्तों में ये 5वीं बार है जब ईरान ने युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई हो। जब से अमेरिकी बॉम्बर B-52 ने मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ान भरी है, तभी से बौखलाया ईरान युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है। अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान अब नाटो जैसे संगठन बनाने की तैयारी में है। ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी दादागिरी से नाराज देशों के साथ मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाएगा। ईरान ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी देश पर हमला होने की सूरत में गठबंधन उसे सैन्य सहयोग मुहैया कराएगा। ईरान को लेकर चीन ने फिर अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ बगैर किसी शर्त के परमाणु समझौता करना चाहिए। चीन ने अमेरिका से ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। चीन ने कहा कि ईरान अमेरिका परमाणु करार संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बगैर किसी शर्त के आगे बढ़ना चाहिए। ट्यूनेशिया में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सरकार की आर्थिक नीति और कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ ट्यूनेशिया में रोज छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। पुलिस ने अब तक प्रदर्शन में शामिल 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान में सेना ने तालिबानी लड़ाकों के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अफगान सेना ने तालिबान के 2 टॉप कमांडर समेत 17 लड़ाकों को मार गिराया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार सेना के बीच खूनी टकराव बढ़ा है। पाकिस्तान की बलोच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध मौत को लेकर बलोच और सिंध संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। बलोच और सिंधी मानवाधिकार संगठनों ने यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटेन के सांसदों और अमेरिकी सीनेटरों को चिट्ठी लिखकर करीमा बलोच की संदिग्ध मौत की जांच कराने की मांग की। कनाडा में करीमा बलोच की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की कार्रवाई पर तल्ख टिप्पणी की है। अमेरिका ने कहा कि चीन उइगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि उइगरों के खिलाफ चीन की कार्रवाई मानवता के खिलाफ एक अपराध है। सीरिया में अमेरिका का एक AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा सीरिया के हासाकाह प्रांत में हुआ। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी हादसे का शिकार हुआ या बागियों ने इसे मार गिराया। और ईरान ने अमेरिका के किन दिग्गजों पर लगाया बैन? रूस ने अमेरिकी अधिकारियों पर क्या आरोप लगाए और पुतिन ने ठंडे पानी में क्यों लगाई डुबकी? देखते हैं टॉप 9 दुनिया में ये तमाम खबरें। अमेरिकी बैन के खिलाफ अब ईरान भी एक्शन में है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर, पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर समेत 10 अमेरिकी अधिकारियों और मंत्रियों को बैन कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप समेत ये 10 अमेरिकी मंत्री और अधिकारी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। रूस और अमेरिका फिर आमने सामने है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में रूस के दूतावास की टेलीफोन लाइन काट दी है। रूस के अधिकारियों के मुताबिक 18 जनवरी से न्यूयॉर्क में उसके दूतावास की फोन लाइन काम नहीं कर रही है। रूस और जर्मनी के बीच नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन लेकर जाने वाले शिप फॉर्च्यूना और शिप की मालिक कंपनी KVT RUS को बैन कर दिया है। अमेरिका पहले ही नॉर्ड 2 प्रोजेक्ट को बैन करने की चेतावनी दे चुका है। थाईलैंड में एक पूर्व सरकारी महिला अधिकारी को राजशाही की आलोचना महंगी पड़ी है। थाईलैंड की कोर्ट ने इस महिला अधिकारी को 43 साल जेल की सजा सुनाई है। आरोपी महिला पर देश के संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा था। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन में राजशाही के विरोध के बाद थाईलैंड का प्रशासन राजशाही के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर सख्त है। चीन में एक भीषण सड़क हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जेजियांग प्रांत में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और टोल प्लाजा पर हादसे का शिकार हो गया। ट्रक पर ड्राइवर का कंट्रोल खोने के बाद ट्रक टोल प्लाजा की रेलिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। हादसे में किसी की जान नहीं गई। जापान के मियागी में भारी बर्फबारी के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ सड़क पर 130 गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकरा गई। हादसे के बाद सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। जाम के कारण घंटों लोग सड़क पर फंसे रहे।
बेलारूस में विपक्ष ने देश से आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप छीने जाने पर खुशी जताई है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र समर्थकों पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सरकार ने जैसा जुल्म किया है उससे दुनिया में देश की छवि खराब हुई है। विपक्ष ने तत्काल राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग की है। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी ने ब्रिटेन से फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक और रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच पर बैन लगाने की मांग की है। एलेक्सी नवलनी के सहयोगियों ने कहा कि अगर पश्चिमी देश रूस में लोकतांत्रिक सुधार चाहते हैं तो उन्हें नवलनी का साथ देना चाहिए। रूस और यूक्रेन में धूमधाम से एपिफनी समारोह मनाया जा रहा है। एपिफनी समारोह के मौके पर लोगों ने ठंडे पानी में डुबकी लगाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एपिफनी समारोह में शामिल हुए। पुतिन ने एक पुल में ठंडे पानी में डुबकी लगाई। और एलएसी पर चीन की नई साजिश क्या है? पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने कहा कि बड़ी रैली, और पाकिस्तान में कहा फिर कट्टरपंथियों ने दी मंदिर तोड़ने की धमकी। देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश। एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा चीन अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है। चीन ने एलएसी पर तैनाती के लिए 500 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। भारत की सैन्य ताकत से डरे चीन ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए रूस से 500 Mi-17 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। अब तक चीन को रूस 140 हेलीकॉप्टर दे चुका है। चीन तिब्बत में अपनी सेना को सैन्य साजोसामान मुहैया कराने के लिए नया ऑल टेरेन व्हीकल इस्तेमाल कर रहा है। चीन का यह नया व्हीकल पहाड़ी इलाकों और पथरीले रास्तों पर 1.5 टन का सामान लेकर जा सकता है। चीन ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात अपनी सेना को सप्लाई जारी रखने के लिए इस नए व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का प्रशिक्षण लेने के लिए भारतीय एयरफोर्स के 100 अफसर रूस गए हैं। रूस भारत को 2023 में 5 S-4 एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर करेगा। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की पार्टी को विदेशी फंडिंग के मामले में विपक्ष ने हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम ने पाकिस्तान चुनाव आयोग के सामने बड़ा प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इमरान की पार्टी को इजराइल से फंड मिला है। रैली में विपक्षी नेताओं ने पीएम इमरान खान से सदस्यता रद्द करने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि इमरान की पार्टी 6 साल में विदेश से मिली फंडिंग की जानकारी देने में नाकाम रही है, इसलिए इमरान समेत उनकी पार्टी के सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। पीडीएम की रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर करार दिया है। मरियम ने कहा है कि इमरान की पार्टी को विदेश से मिला चंदा पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। मरियम ने पाकिस्तान चुनाव आयोग पर इमरान की पार्टी का साथ देने और विपक्ष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में विपक्ष की रैली से डरी इमरान सरकार के सुर अब नरम पड़ने लगे हैं। इमरान के मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि सरकार विपक्ष की रैली को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। विपक्षी गठबंधन पीडीएम ने पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कट्टरपंथियों ने फिर एक मंदिर को तोड़ने की धमकी दी है। एटबाबाद में कट्टरपंथियों की धमकी के बाद स्थानीय हिंदुओं ने प्रशासन से मंदिर की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रशासन ने मंदिर की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को तैनात किया है। मौलाना कवि को थप्पड़ मारने के बाद चर्चा में आई पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने कहा है कि वो ऐसे बदसलूक मौलानाओं का पर्दाफाश जारी रखेंगी। वहीं मौलाना कवि ने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं कि हरीम शाह ने उन्हें थप्पड़ क्यों मारा। और आज उत्तर प्रदेश को पीएम क्या सौगात देंगे? सरकार और किसानों के बीच आज किन मुद्दों पर होगी बात? और विवाद के बाद वेब सीरीज तांडव के मेकर्स ने क्या कहा? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के 6 लाख लोगों को घर की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पीएम सहायता राशि जारी करेंगे। इस सहायता में करीब 5.5 लाख लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी और करीब 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कई फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा दोपहर 12 बजे पार्लियामेंट कमेटी ऑन होम अफेयर्स की भी बैठक होगी।
कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध के बीच आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक के बाद कृषि कानून की सहमति पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले 9 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच आज सुबह 11 बजे फिर बैठक होगी। कल हुई बैठक में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से कह दिया कि वो 26 तारीख को शांतिपूर्ण रूप से ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन और बंगाल की सियासत को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी महासचिवों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। पार्टी महासचिवों के साथ बैठक के बाद नड्डा गृह मंत्री से मिलेंगे और कई मुद्दों पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव से पहले बने गुपकार गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है। डीडीसी चुनावों में मिली करारी हार के बाद अब महबूबा मुफ्ती भी किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई हैं। मामले पर बीजेपी ने कहा ये बिना विचारधारा वाला गठबंधन है जो टूट रहा है। वेब सीरीज तांडव पर मचे घमासान के बाद मेकर्स ने कहा है कि जल्द ही सीरीज के विवादित सीन में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा कहा कि हमारा किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं था। इसकी जानकारी सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट करके दी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन को टीम में रखा गया है। टीम इंडिया 5 फरवरी से चेन्नई में इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट खेलेगी। ब्रिस्बेन टेस्ट में 3 विकेट की जीत के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। टेस्ट सीरीज में जीत के साथ ही टीम इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रहा। नॉट आउट 89 रन की पारी खेलने वाले ऋषभ पंत मैन ऑफ द मैच चुने गए।